नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं बिनास्त्या। ट्रंप युद्ध रुकवाने की कसम खाकर चुनाव जीते थे। अब उन्होंने युद्ध करवाने की कसम खा ली है, ऐसा लग रहा है। और अभी तक तो अपने दुश्मन या जहां अपने उनके हित थे वहीं युद्ध करने की सोच रहे थे या फिर दूसरों की युद्ध लगवाने की सोच रहे थे, लेकिन अब तो वो दोस्तों से भी युद्ध करने निकल पड़े हैं। कहते हैं कि ये देश बिना दुश्मन के नहीं रह सकता। ट्रंप ने अपने जंगी जुनून में दोस्तों को भी दुश्मन बना लिया है। नाटो के साथ मिलकर अमेरिका पूरी दुनिया पर दादागिरी करता रहा। अब ट्रंप उस नाटो से ही दो हाथ करने जा रहे हैं। वेनेजुला के बाद ईरान और अब ग्रीनलैंड। पहली बार अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में ठन गई है। ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर इस कदर बेकरार हैं कि उन्होंने 8 यूरोपियन देशों पर 10% टैरिफ लगा दिया है, अपने ही दोस्तों पर। ट्रंप ने धमकी भी दी है कि अगर ग्रीनलैंड पर समझौता नहीं होता तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड पर 1 जून से अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप के एक्शन का रिएक्शन भी हो गया। डेनमार्क में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ईयू देशों ने भी ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्वीडन ने कहा है कि वो ब्लैकमेलिंग स्वीकार नहीं करेंगे। फ्रांस ने सीधे कह दिया कि वो टैरिफ से डरते नहीं। कनाडा के प्रेसिडेंट तो चीन से मिलकर भी आ गए। जिनपिंग के कसीदे भी पढ़ रहे हैं। इससे ट्रंप की बदनामी हो रही है। उनको डिप्लोमैटिक शब्दावली में सनकी तक कहा जा रहा है। लेकिन वो अड़े हुए हैं। उन्हें फ्रेंड नहीं चाहिए, उन्हें तो भाई ग्रीनलैंड चाहिए। तो अब होगा क्या? क्या दुनिया अब यूरोप अमेरिका को लड़ते देखेगी? कल तक ये बहुत दूर दिख रहा था, लगता नहीं था ऐसा कभी होगा। ये तो दोनों एक ही एक खामे हामे लाते थे, यस मैन टाइप का रिश्ता था। लेकिन अब ये सब कुछ बहुत नजदीक दिख रहा है। आज एक्सपर्ट से बात करेंगे, जानेंगे कि उन्हें क्या लग रहा है कि टकराव जो है वो सिर्फ शैडो बॉक्सिंग है या इसके पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है। ऐसी नौबत क्यों आ गई है और ट्रंप हर एक से पंगा लेने क्यों निकल पड़े हैं? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी हमारे खास पैनल के साथ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अमिताभ सिंह जी है हमारे साथ, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। दीप्ति तनेजा है हमारे साथ, इकोनॉमिक और फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। एयर कॉमोडोर एएस बहल है, डिफेंस एक्सपर्ट। और एनएनडी दुबे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ। अमिताभ जी, शुरुआत में आप ही से करती हूं। जरा हमें यह समझा दीजिए कि जो लोग दशकों से दोस्त थे, यूरोपीय यूनियन, नाटो के सदस्य, बेसिकली अमेरिका की यस मैन होते थे। अमेरिका जो कह देगा उसके पीछे पीछे पिछलग्गों की तरह से चल लेते थे भाई। अचानक से, और अमेरिका की ताकत भी थे ये लोग। ट्रंप को आखिर ऐसा क्या हो गया, कौन सा फितूर सवार हो गया कि इनसे भी पंगा ले लिया? देखिए, ट्रंप को पिछले 80 साल से ये लग रहा था कि जो अब तक हुआ है, कोल्ड वॉर जब से शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि पूरा यूरोप उनके पैसे की खा रहा था। जो सिक्योरिटी कवर उनको दिया था यूरोप को नेटो के थ्रू, जिसका सबसे ज्यादा खर्च अमेरिका वहन करता है, उनको शायद ये लगने लगा था कि इनके यूरोप के बिना उनका या अमेरिका के बिना यूरोप का काम नहीं चलेगा। और अब आते आते वही चीज को वो पूरी तरह से क्रियान्वित करने में लगे हुए हैं। किस तरह से अमेरिका को फिर से इंपॉर्टेंट बनाया जाए और किस तरह से यूरोप को, जो यूरोप किस चीज को स्टैंड करता है, एक डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म, और यही 3 वैल्यूज थे जिसके चलते अमेरिका और यूरोप की दोस्ती रही थी। लेकिन ट्रंप के आते आते अब उनको यह लगने लगा कि शायद अब यूरोप उनसे ज्यादा पावरफुल होने लगा है और वो अमेरिका के कॉस्ट पे हुआ है। लेकिन ट्रंप को शायद ये नहीं पता था कि अमेरिका और यूरोप के साझा इंटरेस्ट रहे हैं, तभी वो आगे बढ़ पाए हैं। लेकिन इस समय ट्रंप जो द्वितीय अपने शासनकाल में आए हैं, उनको देख के ये लग रहा है कि अब वे पूरी व्यवस्था बदलने में लगे हुए हैं। और वो व्यवस्था कैसे बदलेंगे कि पूरी तरह से यूरोप का रिलायंस उन पे खत्म कर दिया जाएगा। अंग्रेजी में कहते हैं एक मैडमैन थियरी। मैडमैन थियरी हालांकि निक्सन से शुरू हुआ था, लेकिन उसको क्रियान्वित उस मैडमैन को शायद यही कर रहे हैं कि अपने जो पॉलिसीज हैं उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी को खत्म कर रहे हैं। यानी कल को क्या कर देंगे, कल किस तरफ करवट्स लेके उठेंगे और कौन सी पॉलिसी बना देंगे, ये शायद ट्रंप को भी नहीं पता होता। लेकिन ग्रीनलैंड की समस्या सबसे, पर दुनिया ऐसे थोड़ी चलती है कि भाई कल क्या करेंगे हमें नहीं पता। मैडमैन थ्योरी ठीक है, वो सोची समझी कूटनीतिक थ्योरी होगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई अमेरिका का राष्ट्रपति है, बिना सोचे समझे उसकी पूरी टीम होगी, सलाहकार होंगे जो उसे बताते होंगे इसके प्रॉस क्या है, इनके कौन क्या है और क्या लॉन्ग टर्म नुकसान या फायदे हो सकते हैं। ये शख्स ऐसे ही तो नहीं जी रहा होगा। देखिए, ये यस मैन को अपने पास रखते हैं। आपने देखा होगा इनके जितने पुराने दोस्त थे या एलाइज थे, इलॉन मस्क, उनको इन्होंने बाहर कर दिया।
मार्जोरी टेलर ग्रीन जो सबसे ज्यादा मुखर थी इनके पॉलिसीज को लेकर, उनको साइड कर दिया। जितने भी अपने आप यस मैन इन्होंने जुटा लिए हैं, जो वो चाहते हैं यानी ट्रंप चाहते हैं, सिर्फ वही कहना सुनना पसंद करते हैं वो, उसके अलावा कुछ नहीं चाहते हैं। लेकिन ट्रंप की एक बात बहुत क्लियर है कि वो एक रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलर है। जहां लैंड दिखता है, जहां रिवियरा फ्रंट दिखता है, वो वहां अपनी पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो स्कॉटलैंड हो, चाहे गजा का वो लैंड स्ट्रिप हो जो सी को फेस करता होगा। और अब ग्रीनलैंड, शायद ट्रंप को किसी ने समझा दिया है मैप दिखा के कि ग्रीनलैंड बहुत बड़ा है, लेकिन ग्रीनलैंड मेक्सिको से ही थोड़ा सा बड़ा है, जितना वो मैप पे दिखता है उतना बड़ा नहीं है। लेकिन रियल एस्टेट, उसके नेचुरल वेल्थ और सबसे ज्यादा उनकी सनक कि हम इसको खरीद लेंगे, अगर खरीदने नहीं दोगे तो हम अटैक करके लेंगे, ये वास्तव में नेटो का और वेस्ट, जिसको हम कोट अनकोट कहते हैं, उसका एक अंत की शुरुआत इस समय ट्रंप ने की है। और हम तो बंद कमरे में हंसते थे, यूरोपियंस भी हंसते थे कि ये ग्रीनलैंड ले लेगा, लेकिन अब वो चरितार्थ होने लगी है। आगे आने वाले दिन में अगर इसी तरह चलता रहा तो आप देखेंगे कि नाटो का विखंडन होगा और यूरोप अपने आप अपनी सिक्योरिटी का चार्ज लेना शुरू करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर नाटो का टूटना भी और साथ ही साथ यूरोप का और सशक्त होना भी यहाँ पर नजर आ रहा है। और शायद ट्रंप को प्रोफेसर दीप्ति, एक बॉलीवुड की मूवी में है कि दोस्त अगर खुद से अच्छा करने लग जाए तो दुख होता है, मतलब दोस्त अच्छा करे तो अच्छा लगता है, लेकिन दोस्त खुद से अच्छा करने लग जाए तो दुख होने लगता है। तो ट्रंप को कहीं यही फोमो तो नहीं हो रहा है? बिल्कुल, ट्रंप इस समय एकदम ऐसे बिहेव कर रहे हैं, आप बॉलीवुड मूवीज का जिक्र कर रहे हो, बिल्कुल वो ऐसे ही चल रहे हैं कि मेरा सिर्फ शख्सियत जमी रहे। गेड़ा खा के पेड़ा वाली बात जो अभी भी हम कर रहे थे, वो सोच रहा है कि पूरी दुनिया पे गुंडागर्दी ऐसे जमा के मैं उनसे ले लूंगा। मैं इसमें शुरुआत करूंगी, एक हमारे बहुत पुराने वेदों में ये कहा जाता है, व्यवहारेण मित्राणी जयन्ते रिपवस्थता। मतलब इसका ये कि अपने व्यवहार से ही अपने मित्र और अपने रिपु, अपने शत्रु बनते हैं। तो ट्रंप भी उसी व्यवहार पे चल रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि मित्र कौन है और रिपु कौन है, कौन उनके एनिमी है, उनको किस हिसाब से चलना है। देखिए, टाइम एंड टेस्टेड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पेनास हमेशा एक चीज चलती है कि सीजन्ड फ्रेंड्स को कभी कोई नाराज नहीं करता है। अब जैसे भारत और रशिया की जो दोस्ती है वो सीजन फ्रेंडशिप है, थ्रू थिक एंड थिन वी हैव स्टूड टुगेदर। सेम यूरोप और यूएस का था। तो ट्रंप ने पिछले साल से बार बार हर देश पे कुछ ना कुछ करने की पहल करी, लेकिन अब तो वो अपने दोस्तों के खिलाफ ही करना शुरू हो गया है। उससे वो ये नहीं समझ पा रहा कि उसको इंटरनली कितना डैमेज होगा, क्योंकि बेनाज यहाँ पे ना उसकी हमें एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट साइकिल अगर हम देखें, अमेरिका की अगर हम ट्रेड डील्स देखते हैं तो उसका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है मेक्सिको, बीच में आता है चाइना, और बाकी सारे जितने हैं वो यूके हो जाए, जर्मनी हो जाए, फ्रांस हो जाए, वो सारे यूरोपियन नेशंस ही हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि पिछले साल जुलाई में एक यूएस ईयू ट्रेड पैक्ट साइन हुआ था, जिसके तहत तब भी वो मागा के तहत जो अमेरिका में वो करना चाह रहा है, उसने ये ट्रेड पैक्ट साइन किया था कि जितने सारे यूएस के एक्सपोर्ट्स जाएंगे ईयू में वो 0 टैरिफ्स पे जाएंगे, और ईयू के जितने इंपोर्ट्स आएंगे यूएस में वो 10% पे ही आएंगे। तो आज उसने अपने ही इस पैक्ट को, अगर उसके इंसिस्टर ने किसी ने किए होते, उसके प्रेडिसेसर ने किए होते, तो भी बात समझ में आती। वो अपने ही पैक्ट को, पिछले साल के पैक्ट को साल भर भी नहीं पूरा है, वो उसी को नेगेट कर रहा है। तो अब ईयू ने भी अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी है। ईयू ने अभी 6 घंटे पहले, मतलब उनका जब वहां दिन था, उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम आज उस पैक्ट को हॉल्ट कर रहे हैं कि भाई तुम कह रहे हो कि तुम 10 के ऊपर और भी 10 लगाओगे, 25 लगा सकते हो जून में, तो तुम हमारे माई बाप नहीं हो। वो सीधा जवाब दे रहे हैं कि हम अपने हिसाब से करेंगे। और इंटरनली भी अगर पेनाज हम देखें कि हर चीज तो केवल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं हो सकती है, उनको कहीं ना कहीं तो अपने कांग्रेसमैन का भी चाहिए। ऑलरेडी अभी वेनेजुएला के मुद्दे पे 5 सेनेटर्स उनके अपने रिपब्लिकन्स, डेमोक्रेट्स ने तो जो किया सो किया, रिपब्लिकन्स उनके अगेंस्ट वोट कर चुके हैं। कोपेनहेगन में भी जो उनकी डेलीगेशन गई थी, क्रिस कून्स वहां पे जो गए थे सेनेटर, वो साफ बोल रहे हैं कि ऐसा कोई ग्रीनलैंड को खतरा नहीं है। तो सीधा तुम्हें सिर्फ चाहिए वहां का रिसोर्सेज, वहां के रेयर अर्थ मिनरल्स, ताकि चाइना पे तुम्हारी डिपेंडेंस कम हो। और मैं कहूंगी बेतुकी हरकत करें, यहाँ पे 2 सेकंड के लिए बस खत्म करूंगी कि यहाँ उन्होंने अगर चाहबार पोर्ट बंद किया है ईरान के उसके चलते,
उससे वो किसको फ्यूल दे रहे हैं? वो बिल्कुल ग्वादर पोर्ट जो है चाइना की और ज्यादा उसमें हेजिमोनी को वो बढ़ा रहे हैं। तो ट्रंप को इस समय खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा कब कहां फ्रंट खोलना है। और इस समय भारत हो चाहे यूरोपियन यूनियन हो, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सटल तरीके से उनका जवाब दे रही है। इसको भी एंड में यही कहूंगी, एक और हमारी संस्कृत की श्लोक है, शठे शाट्यम समाचरेत, ठग के साथ ठग की तरह ही व्यवहार करना ही हमारे लिए सफल स्ट्रैटेजी है। और यही यूरोपियन नेशन दिखा रहे हैं कि भैया तुम ठग की तरह व्यवहार करोगे तो हम ठग की तरह ही तुम्हारे साथ व्यवहार करेंगे। तो ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब दो तभी उनको समझ में आता है। लेकिन ये तो रहे सारे फाइनेंशियल और अगर बिजनेस इंटरेस्ट की हम बात करें, अपनी प्रभुता स्थापित करने की बात करें, लेकिन क्या ये जो स्थितियां बन रही हैं नंदी दुबे सर, क्या ये स्थितियां जो हैं वो एक वॉर को भी क्रिएट कर सकती हैं? फाइनेंशियल वॉर तो चलिए चल रहा है अलग से, लेकिन जब आप इस तरह से नाटो टूटेगा, जाहिर सी बात है कि फिर रूस वाला विंग, चीन वाला विंग वो मजबूत होगा। वो भी चाहेंगे कि मौका लगाए तो अपनी ताकत, अपना प्रभुत्व साबित कर लो, नए दोस्त बना लो। और अगर आप ग्रीनलैंड को इस तरह से बोली करेंगे, मैक्सिको को धमकाएंगे, वेनेजुला में आपने जो किया उसका भी रिपरकशन सूनर और लेटर होगा ही, तो क्या हम छोटे छोटे फ्लैश पॉइंट्स भी आने वाले दिनों में फाइनेंशियल वॉर के बियॉन्ड देखेंगे? ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं अल्टीमेटली वार से लिंक्ड होती हैं। आप इसमें जितने एग्जाम्पल ले लीजिए, ट्रंप के आने के बाद जहाँ जहाँ उनका इंटरफेरेंस रहा, जहाँ जहाँ उन्होंने पैर डालने की कोशिश की, बेसिकली देखा जाए तो अमेरिका की मिलिट्री माइट ही उसकी सबसे बड़ी माइट है। यानी अगर प्लस पॉइंट देखा जाए तो एक तो उसका भूगोल सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, और भूगोल भी कितना छोटा था पहले अमेरिका का, उस भूगोल को बढ़ाने में भी परत दर परत, ईयर टू ईयर उसने परचेज करके अपने को पूरा कंप्लीट अटलांटिक और पैसिफिक के बीच में कितना बड़ा भूभाग क्रिएट कर लिया। और इंक्लूडिंग जो लेटेस्ट डील अलास्का की थी वो भी खरीद करके लिया है। तो अमेरिका जो इतना छोटा था उसने कंप्लीट पैसिफिक और अटलांटिक के बीच में एक बहुत बड़ा भूमंडल, और जो अभी ग्रीनलैंड की बात हो रही है इसका भी इसी भूमंडल से कनेक्शन है कि कंप्लीट वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारे कब्जे में होगा। यानी धरती मतलब एक ही ग्रह है जिस पे आदमी रह रहे हैं, जहां तक अभी तक पता है। पृथ्वी ये तो एक ही है और पृथ्वी पे ही जीवन है। तो इस पृथ्वी का जो वो हिस्सा है पूरा, वो ट्रंप के हाथ में चाहिए, और उन सब चीज़ों से वार कनेक्टेड है। अभी आप ऑपरेशन सिंदूर के समय देखिए, उनका जो इंटरफेरेंस था भारत के डिप्लोमेटिक स्फेयर के अंदर, जो उन्होंने पैर डालने की कोशिश की, ऐसा कोई मैच्योर पॉलिटिशियंस कर सकता है? कभी नहीं करेगा। वहाँ से शुरुआत हुई बेसिकली हमारे झंझट का। टैरिफ वार तो है ही है, क्योंकि ट्रंप ने टोटली आज के तारीख में वार को ट्रेड से कनेक्ट कर दिया है। यानी व्यापार और युद्ध, युद्ध और व्यापार दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब हमारी मर्जी से व्यापार करोगे तो ठीक है, और हमारी मर्जी से व्यापार नहीं करो तो हम युद्ध करेंगे। अब युद्ध क्या करेंगे? ट्रेड वार। ये टैरिफ जो लगाया जा रहा है अभी तो वार ही है ये जी। और ये वार नहीं तो दूसरा वार का एक फ्रंट खोल करके रखा है। मिलिटरली यूएस से माइटी कंट्री है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितने जगह इंटरफेरेंस किया है, चाहे वो ईरान का ले लीजिए आप, हमारे इधर हमारे तरफ जो चाइना, हमारे साइड में यानी ईस्टर्न पार्ट में चाइना के साथ, वहाँ भी उसका वही हाल है। पाकिस्तान से हम बात करें तो भी वही हाल है। अफगानिस्तान की बात करें वहाँ भी वही हाल है। उधर अब पैलेस्टीन इजराइल का मुद्दा है, उधर यूक्रेन रसिया का मुद्दा है। हर जगह तो मिलिट्री माइट। अभी लेटेस्ट उसने वेनेजुएला के साथ वही किया है। लेना है तेल, लेकिन मिलिट्री का खेल खेलना है, लेना है तेल। बेसिकली वो तो मादुरो तो एक बहाना था। फाइनली कहानी ये है कि आपको टोटल ऑयल, सिल्वर, सारे रिसोर्सेज अपने कब्जे में करने हैं। यानी ख्वाबों में उठा हुआ एक राजा सवेरे सपना देखता है कि दुनिया की सारी दौलत हमारे पास हो, जिसको कहते हैं हाईली एम्बिशियस आदमी। तो सारे फ्लैश पॉइंट युद्ध से कनेक्टेड है। नेटो भी टूटेगा तो यही हाल होगा, क्योंकि इनका तो एक वार टाइम पैक्ट है कि भाई ठीक है, एक के ऊपर हमला सबके ऊपर हमला माना जाएगा। लेकिन एक अपने में से हमला कर दे तो क्या करें सर? ये सिचुएशन और वर्ल्ड ऑर्डर टूटा है। ऐसा नहीं अमेरिका ने अगुवाई करके नेटो बना लिया तो नेटो कोई यूनिवर्सल है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वर्ल्ड ऑर्डर टूटते रहे हैं, और अमेरिका और ट्रंप के इस समय वर्तमान पॉलिसी में टोटल एंड टोटल ट्रेड वार और मिलिट्री वार, दो के अलावा कुछ नहीं है। कोई डिप्लोमेटिक वार नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी नहीं है, कोई एक दुनिया के इतने बड़े कंट्री का जो एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए उसका कहीं आप देख रहे हैं थोड़ा भी उल्लेख? कब क्या बोलते हैं, कब क्या बोल देते हैं। तो ये ट्रेड वार, मिलिट्री वार दोनों का एक संगम है, और ट्रंप अपने एम्बिशन के पीक पे हैं और ये उसी तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो ट्रंप की सनक कहां और
किस तरफ ले जाकर दुनिया को खड़ा कर देगी, ये एक बहुत चिंता का विषय है सर। बहल साहब, नाटो टूटेगा, अब कई लोग ये भी कह रहे हैं ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ऐसा नहीं कि ट्रंप को मादुरो की तरह से केक वॉक मिल जाने वाला है ग्रीनलैंड में। अगर वहां पर उन्होंने किसी भी तरह का मिलिट्री माइट को यूज किया तो रिटेलिएशन भी होगा और जवाब उन्हें अपने ही दोस्तों से भी मिल सकता है। तो ऐसे में क्या ग्रीनलैंड वो मुद्दा होगा जहां पर नाटो और ट्रंप सैन्य ताकत के पक्ष पर आमने सामने आके खड़ा हो सकते हैं? पिनास जी बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है और मेरे स्पीकर्स ने इतने अच्छे जो एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी बातें बता दी हैं, लेकिन इसमें एक दो चीजें मैं कहना चाहूंगा और इसको इससे लिंक करूंगा। सबसे पहले बात आती है, जो युद्ध होते हैं वो शुरू होते हैं लीडर्स से और लीडर्स की मानसिकता से। तो ट्रंप की क्या मानसिकता है? पंजाबी में एक वर्स है, अगर आप कहें तो मैं सुना देता हूं। मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहर न मरना होए। और ये जो फिलॉसफी है ट्रंप की, ये इस स्टेटमेंट पे बिलीव करती है कि मैं कुछ ऐसा करूं। ये दूसरा टेन्योर है ट्रंप का, याद रखिएगा, इसके बाद तीसरा मिलने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं ट्रंप चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा करे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तो है ही है, सब ये कहें ये ट्रंप की वजह से हुआ है, पूरा विश्व हिल गया, लेकिन सब कुछ उन्होंने अमेरिका के लिए किया, चाहे वो पीस अवार्ड भी था। अब इसको सर, अमेरिका के लिए किया कि अपने लिए किया ना? मतलब बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हो रहा है ना। एब्सोल्युटली किया, चाहे अपने लिए है, चाहे अब आप उनकी फाइनेंशियल डीलिंग्स देख लें, WLR कंपनी पाकिस्तान के साथ जो क्रिप्टो करेंसी, या किसी तरीके से भी किया अपने लिए, अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए, अपने अवार्ड्स के लिए। लेकिन अब मैं इसको लिंक करता हूं अभी ग्रीनलैंड के साथ। नॉर्मली क्या था, हमेशा हम देखते हैं कॉलोनियलिज्म के लिए यूके का नाम देते हैं, हम ब्रिटेन का नाम लेते हैं, स्पेन, पोर्टुगल, फ्रांस का नाम लेते हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर भारत 200 साल रहा था। मैं इसको नियो कॉलोनिज्म कहता हूं ट्रंप की, जबकि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए ले जा रहे हैं उनको। और ये क्या है नियो कॉलोनिज्म? पहले इन्होंने वेनेजुएला लिया, उसका नेचुरल रिसोर्स ऑयल का सबसे बड़ा तेल भंडार, 303 बिलियन बैरल्स है तेल वहां पे। और अब सोच रहा है ग्रीनलैंड की। और ग्रीनलैंड में क्या है? ग्रीनलैंड के अंदर आयरन है, डायमंड्स हैं, टंगस्टन है और यूरेनियम है, और साथ में रेयर अर्थ मटेरियल और तेल भी है, और कई बिलियन बैरल्स तेल भी वहां पे है। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मुझे ये नेचुरल रिसोर्स को लेना है, तो बहाना क्या ले रहे हैं कि रशिया और चाइना उसको ले लेगा अगर मैं नहीं लूंगा। अरे आपके इसी एक्शन की वजह से तो नाटो आज दरार पड़ गई है, नाटो के अंदर टूट रहा है नाटो, और रशिया और चाइना को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो उसका बहाना है कि रशिया और चाइना को कंट्रोल करने के लिए ग्रीनलैंड को ले रहा है, क्योंकि वहां पे GIUK करके गैप है। कौन सा गैप? ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके, ये एरिया। और खासकर आज क्लाइमेट कंडीशन की वजह से ग्रीनलैंड की जो बर्फ है ना, वो पिघल रही है, और अब उनके नेचुरल रिसोर्सेज को लेना आसान होगा। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा। ये GIUK गैप जो है, पहले नेविगेबल नहीं थी इतनी आसानी से, क्योंकि अब बर्फ निकल रही है, बर्फ पिघल रही है, तो वो एरिया पे उनको लगता है कि रशिया और चीन कहीं कंट्रोल ना कर ले। ये कहने के लिए असली रीजन यही है, यूरोप करने देगा क्या उसको? क्या यूरोप और नाटो टूटेगा? डेफिनेटली नाटो में दरार पड़ गई है। और जब से उन्होंने 10% टैक्स 8 यूरोपियन देशों का है, यहां पे शुरू हो गई है ऑप आर्टिक एंड्योरेंस, एक एक्सरसाइज जो डेनमार्क करा रहा है, जिसके अंदर चाहे टोटल 500 से 550 लोग ही हों, चाहे उसके अंदर छोटे छोटे देश जो है, 10 देशों में कुछ तो 10-20 ही दे रहे हैं, कुछ 30, 40, 50 दे रहे हैं, और डेनमार्क 200 दे रहा है। तो नंबर कम है, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक मैसेज है किसको? ट्रंप को, कि देखो पुश मत करो। और यही स्टेटमेंट आ रही है यूरोपियन यूनियन से, उर्सुला से, यही स्टेटमेंट यूरोपियन कमीशन से आ रही है, सब जगह से यही स्टेटमेंट आ रही है। इट इज अनएक्सेप्टेबल एंड एब्सर्ड। जैसे कि मैडम ने वो वर्ड यूज किया था बेतुका। बेतुका का मतलब क्या है? एब्सर्ड, इंग्लिश में उसको कहते हैं एब्सर्ड। इसका मतलब है यूरोप को लग रहा है कि आज अगर ग्रीनलैंड वो लेते हैं तो वो टेरिटोरी किसकी है? डेनमार्क की। तो ये टेरिटोरी यानी कि सॉवरेनिटी को घात लगाता है, और कल ग्रीनलैंड को घात लगाया है।
हो सकता है यूरोप के दूसरे देशों को लगाए। जो प्रश्न आपने इससे पहले पूछा था कि क्या और जगह कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, तो इस समय तो 10% लगाया और कह रहा है कि मैं 25% तक लेके जाऊंगा 1 जून तक। पर मुझे लगता है कि जिस हिसाब से उनकी अपनी पार्टी के अंदर विरोध शुरू हो रहा है, कि जैसे आपने कनाडा के साथ किया था, तो कनाडा ने क्या किया है, कनाडा ने आज 100% टैक्स जो था ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उसको रिड्यूस करके 6.1% पे लेके आए हैं। 49,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। क्या होगा उनके दोस्त इलॉन मस्क का, जबकि गाड़ियां जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी चाइना से, वो उससे भी सस्ती होंगी। और चाइना ने क्या किया, उनके फार्मर्स की मदद की, जिसको हिट किया था ना किसने, ट्रंप ने। तो अब नुकसान क्या हो रहा है, ट्रंप अकेला पड़ता जा रहा है। इस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं कहूं, अगर कोई पोल हो कि पॉलिटिशियंस में मोस्ट हेटेड कौन है, तो सब क्या कहेंगे। चलिए भाई, हेट्रेड ट्रंप की हो ना हो, लेकिन फिलहाल ट्रंप जो है वो सरदर्द सबके लिए अमिताभ जी जरूर बने हुए हैं। और हम ये मान लें कि अमेरिका का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसके पास इतनी ताकत है, एक पूरा पैनल है, हालांकि वो खुद ही कहते हैं कि भाई मैं किसी से कन्विंस नहीं होता, कोई मुझे कन्विंस नहीं करता, मैं खुद ही को कन्विंस करता हूं। यानी वो खुद ही एक तरह से मान रहे हैं मैं अपनी ही सुनता हूं। क्या वो इतना बेतुका आदमी हो सकता है कि अपने बयानों से पलट जाए? एक बार नहीं, कम से कम मतलब 20 बार ये कह दे कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया, मखौल उड़वाता है, लेकिन फिर भी कहता है। जब मन आता है ईरान को कहता है कि मैं अपनी टास्क फोर्स भेज दूंगा, डेल्टा फोर्स भेज दूंगा, बॉम्बर्स भेज दूंगा, खत्म कर दूंगा, फिर कहता है नहीं नहीं वो मेरी बात मान रहे हैं, पैचअप हो गया है। मतलब ऐसा अनप्रेडिक्टेबल, ऐसा शख्स वाकई में क्या अमेरिका जैसी सुपर पावर का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इज इट ट्रू लाइक, या फिर कुछ एक फसाड है जो हमें दिख नहीं रहा है? नहीं, कोई फसाड नहीं है। देखिए, अमेरिकन का जो ह्यूब्रिस है, ऐंठन है, उसको ट्रंप रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आप अमेरिका जाएं, सर ऐंठन से ज्यादा पागलपन है अपना नोबेल प्राइज दे दो मुझे। और मतलब क्या बच्चा थोड़ी है भाई, दे दो ही नहीं, उसको फ्रेम करवा के रख लो। हाँ, उसको फ्रेम करवा के अपने पास रख लो, फोटो ऐसे खिंचवाओ जैसे उसे ही मिला हाँ, हो। मतलब बच्चा थोड़ी है कि मतलब मुझे टॉय चाहिए तो चाहिए बस। लेकिन वो ऐंठन जो है ना, वो अमेरिकन पब्लिक की है। उनको लगता है पूरी दुनिया उनके डोल्स पे चल रही है, उनके दान पे चल रही है, और उसी को उन्होंने आधार बनाया है। आज अगर आप अमेरिकन पब्लिक से पूछेंगे कि क्या दुनिया में जो ट्रंप कर रहे हैं वो सही है, ज्यादातर लोग कहेंगे सही है। लेकिन कई बार क्या होता है, अमेरिकन पब्लिक इस बात पे गुमराह हो जाती है कि जो ट्रंप क्या है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे हैं, उनका जो पर्सोना है वो उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। दूसरा, उनका जो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा कारण है। वो किस बेसिस पे आए हैं, उनको लगता है पूरी दुनिया ने अमेरिका के कॉस्ट पे मजे किए हैं, अब वो समय आ गया है कि जो अमेरिका के कॉस्ट पे टैरिफ के चलते सस्ता माल बेच के अमेरिका के, उसको वो वापस लाना चाहते हैं। कई बार वो कहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बाहर चला गया है, अब हम उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अपने देश में लाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट देंगे। तो वहां के लोग इस बात से कन्विंस्ड हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये नहीं लगता है कि अमेरिका ने जो पिछले 80 साल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो नीतियां बनाई थी, उसके चलते वो ऐसा कर रहा है। हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं डाइन भी 3 घर छोड़ के अटैक करती है। यहाँ ये अपने घर में अपने ही लोगों पर अटैक कर रहे हैं। और यही नहीं, पूरे अगर आप यूरोप को देखें, इस समय पूरा वल्नरेबिलिटी हो गया है। और यूरोप में, मिडिल ईस्ट में भी लोग कहने लगे हैं कि अब किसी ना किसी तरह हम ये चाहते हैं कि ट्रंप जिस तरह से अनरिलायबल हो गए, हम अपना एक सैन्य संगठन बनाएं। उस सैन्य संगठन क्या करेगा, हमें डिफेंड करेगा। यानी दुनिया के पॉकेट्स जितने रीजनल ग्रुप्स हैं, वो सारे लोग इस बात को प्रिपेयर्ड होने लगे कि हमको अब किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है। ये अमेरिका के लिए तो घातक है ही। ग्रीनलैंड के बाद अगला नंबर कनाडा का भी आ सकता है, सब ये जानते हैं, क्योंकि वो 51st स्टेट पहले से ही बोलते आए हैं। तो अब कैनेडियंस क्या करेंगे? और इस सब में मैं बताऊं, सबसे फायदा हमें है, चाइना को है। इसलिए इनको लड़ने दीजिए, इनका घर जलने दीजिए, हम उसमें आग अपना सेकेंगे। लेकिन आपने देखा होगा, अभी मर्ज साहब आए थे, जर्मन टेलीविजन ने कहा इंडिया टू रेस्क्यू जर्मनी इकोनॉमिकली। आप समझ सकती हैं कि हमारे जैसे देश या चीन जैसे देश, इनका सबसे ज्यादा फायदा हो, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी हर चीज में, सिर्फ टेरिटरी को लेके, ग्रीनलैंड को लेके, कनाडा को लेके, वेनेजुएला को लेके ही नहीं है।
ट्रेड कैसे होगा इसकी भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। तो इसका सीधा फायदा हम पर होगा। यूरोपियन यूनियन के 2 ईसी और ईयू दोनों के हेड 26 जनवरी को परेड में हमारे यहां रहेंगे। तो आप समझ सकती हैं इनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी का हम फायदा उठाएं, ना कि इनके अनप्रेडिक्टेबिलिटी के पॉलिटिक्स में फंस जाएं। आगे आने वाला समय जिस तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं, इनके बाद भी जो भी आएंगे, चाहे जेडी वांस आए, मार्को रूबियो आए, वो भी इन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसमें जहां से ज्यादा फायदा उठाने की जरूरत है और हम वो कर रहे हैं बखूबी। चलिए, जो कभी अंग्रेजों ने हमारे साथ किया था कि फूट डालो, राज करो और मतलब दूसरों को लड़वाते रहो, अपना फायदा देखो, अब वक्त आ गया है कि अभी आपस में लड़ ही रहे हैं। हमने नहीं लड़वाया, आपस में लड़ ही रहे हैं, तो फिर हम मजे ले लेते हैं। बिल्कुल पहनाज, मैं सर से थोड़ा सा यहाँ पे डिफर करूंगी। सर ने कहा कि ग्रीनलैंड के बाद अगला नंबर कनाडा का। मैं तो ये कहती हूँ ग्रीनलैंड तक ही वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, अगला नंबर तो तब आएगा ना जब पहले में उसको सफलता हो। पहले में ही वो इतना तितर बितर हो जाएगा, उसको यही नहीं समझ आएगा कि करना कैसे है, क्या है। सर ने फ्रेडरिक मर्क्स की बात करी, तो फ्रेडरिक मर्क्स के लिए अब जो भारत कर रहा है, क्योंकि जो सब कुछ हम जो बार बार बात कर रहे हैं कि इन सब में फूट डालते हुए सारा का सारा फायदा तो रशिया, चाइना और भारत जो अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन बना के बैठा हुआ है उनको हो रहा है। अब देखिए, फ्रेडरिक मर्क्स आए, आज से पहले भारत जब भी ट्रेड डील्स करता था, हम गुड्स एंड सर्विसेज की डील्स करते थे। लेकिन अब जब पुतिन आए थे भारत और अब जब फ्रेडरिक मर्क्स आए भारत, तो हमने डील्स करनी शुरू करी है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की। हम केवल ये नहीं कह रहे हैं कि हम तुमसे सामान लेंगे और यहां पे बेचो, हम तुमसे टेक्नोलॉजी भी लेंगे, हम मेक इन इंडिया करेंगे, हम मेक इन भारत करेंगे, हम भारत को अपने ऊपर सेल्फ रिलायंट बनाएंगे। तो इस स्ट्रैटेजी से हम आगे चल रहे हैं और जो बाकी ट्रेडिंग पार्टनर्स भी रहे हैं यूएस के ट्रेडिशनल, उनको भी दिख रहा है भाई कि हम पागल थोड़ी हैं जो उसके ऊपर रिलाई करके बैठे रहे। वो खुद तो इस समय बौखलाया पड़ा है। आपने मूवी का जिक्र किया था, मैं एक और बॉलीवुड मूवी का यहाँ हवाला दूंगी। एक मूवी, मैं नाम नहीं लूंगी, उस मूवी में था बार बार दहेज के चलते वो लड़के वाले कहते थे उठ जाएं, उठ जाएं, उठ जाएं, और जब फाइनली उसने कहा हीरोइन ने उठ जाओ, तो उसको समझ ही में नहीं आया लड़के के बाप को कि मुझे बिहेव कैसे करना है। तो यही हाल हो रखा है, मैं ईरान पे हमला करूंगा, मैं ग्रीनलैंड को अक्वायर करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। जब यूरोपियन यूनियन एक साथ हो गई, उन्होंने कहा भाई ले, हमने अपनी आर्मी यहां पहले उतार दी है, कर जो तुझे करना है। तो वो बौखलाए बौखलाए घूम रहा है कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। और एक इसको एंड करूंगी एक जोक से। एक जोक भी बहुत चल रहा है कि भैया अगर ऐसे नहीं होगा तो बैरन ट्रंप, उनका जो लड़का है, वो बिल्कुल शादी लायक है, और उधर डेनमार्क की जो प्रिंसेस है, प्रिंसेस इसाबेला, वो भी शादी लायक है। तो वो कह रहा है भाई बैरन और इसाबेला की करा दो शादी, दहेज में मुझे दे दो ग्रीनलैंड। मतलब ये जोक तक चल रहा है कि वो इतना पागल हो चुका है इस समय, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करना है। एंड फाइनली ये बोलूंगी, और इसमें भारत का देखिए कितनी सटीकता से हम कर रहे हैं। पैक सिलिका बनती है ये सारे रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए दिसंबर में, 12 जनवरी को आता है भारत को न्योता, क्योंकि वो जान रहा है ट्रंप कि भैया भारत को नजरअंदाज करके वो अपनी नीति को आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो भारत को न्योता आता है, उसके सेनेटर्स उसको बोलते हैं कि भैया तुम क्या कर रहे हो, तुमने अपने टैरिफ की बात करी, 1 नवंबर को तो भारत तुम्हारी ग्रीन पल्सेस पे, येलो पल्सेस जो हैं उस पे टैरिफ लगा चुका है। वो कहता है ओह इज दैट सो, आई डोंट नो, आई डिडंट हियर यू। जो जवाब उसको देना नहीं आता, आई डिडंट हियर यू, आई डोंट नो, आई डिडंट अंडरस्टैंड करके वो कर देता है। तो इस समय उसको खुद नहीं समझ आ रहा कि मागा की वो बात कर रहा है। भैया टैरिफ तुम और कंट्रीज के गुड्स पे लगाते हो तो तुम्हारे ही ग्राहकों को, तुम्हारे ही कंज्यूमर्स को तो रेट बढ़ा के देने पड़ेंगे। कौन सा ग्रेट अगेन, मेरे को 50 रुपए की चीज 70 रुपए में मिलेगी डॉलर में, वहां के जो लोग बैठे हुए हैं, तो कौन सा ग्रेट अगेन भाई। ऐसे सत्यानाश करके ग्रेट बनाना है तो भाई तेरी ग्रेटनेस को सलाम। चलिए, तो यहाँ की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का तो पता नहीं कि ट्रंप बतौर बिजनेसमैन जरूर उनको फायदा अपना देख रहे हैं, और साथ ही साथ कि भाई ठीक है नाम हो, बदनामी हो, दोस्त याद रखें, दुश्मन याद रखें, लेकिन सुर्खियों में बना रहूं, और जब भी कोई सर्च करे अमेरिकन प्रेसिडेंट तो टॉप पे मेरा नाम तो जरूर आ ही जाएगा। मतलब चाहे किसी भी वजह से आए एंडी दुबे सर, मतलब मैं बिल्कुल अब बिल्कुल सुर्खियों में बट रहा, मतलब यू कांट इग्नोर मी। अच्छा देखिए, चर्चा जब चल रही थी ना ये नोबेल प्राइज की, हाँ, तो उस प्राइज पर चर्चा चली कि भाई इनको ये पुरस्कार मिलना चाहिए। उस पुरस्कार को लेकर बहुत परेशान है ट्रंप, भारत ने उसका समर्थन नहीं किया और उधर फील्ड मार्शल मुनीर ने समर्थन कर दिया। हाँ। तो अभी जो 3-4 दिन पहले चर्चा चली कि ये कि जो लेडी हैं जिनको हाँ। मिला है नोबेल प्राइज, मचाडो का जो टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने फोटो देखा, वो फोटो खिंचाते हुए, तो मैं सोचा कि ऐसे उन्होंने फोटो के लिए पकड़ा हुआ है कि ठीक है कर्टसी में खिंचा लिया, ठीक है थैंक यू बढ़िया है, आप ले जाइए। नीचे एक लाइन लिखा है कि ट्रंप एक्सेप्टेड इट,
और व्हाइट हाउस का बयान है कि ट्रंप ने उसे ले लिया, रख भी लिया। तो कोई जोक कर रहा था कि ये तो बड़ा अजीब आदमी है, तो नोएडा के सड़क पे कोई सोने का कंगन पहन के चला, वो साइड से गुजर रहा हो तो छीन लेगा ऐसा आदमी है। दूसरा एक बड़ा लाइट चीज आई थी, बहुत बढ़िया चीज आया था कि तेलंगाना राज्य को शो किया था और उस पर एक बड़ा अच्छा झरना बह रहा था। तो ट्रंप कह रहा है कि दिस इज ऑयल, तेलंगाना को तेल समझ लिया। तो उसको बताया गया नो नो, द ट्रांसलेशन इज डिफरेंट इन इंडिया अबाउट द तेलंगाना। कहने का अर्थ यह है कि जिस आदमी के अंदर महत्वाकांक्षा और थॉट प्रोसेस ये चल रहा हो, आप सोचिए जो पाकिस्तान के मुनीर और रेयर अर्थ का ले जाकर के एक नुमाइश उसके व्हाइट हाउस में कर रहा है, मतलब कुछ ऐसे ऐसे दृश्य ट्रंप ने किए हैं जिसको देख करके आदमी को थोड़ा टाइम लगता है सोचने में, इजी थी। बट आपसे बताऊं 2020 इलेक्शन जब हारे थे और कैपिटल हिल वाली जो घटना हुई, हाँ, मतलब ऐसा अमेरिका किसी ने कैपिटल नहीं हिल देखा। की घटना दुनिया में हल्के फुल्के देशों में भी नहीं होती है। मतलब कांग्रेस अंदर की पार्लियामेंट का क्या सीन था, उसको भी बच्चे देख रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान देख रहे हैं, अरे ये अमेरिका है, लास्ट इलेक्शन बट ही इज नॉट लिविंग दी अथॉरिटी एंड चेयर। तो कहने का मतलब आप इस आदमी और इतिहास में ऐसे सनकी सर, इस आते आदमी हैं। का तो जो भी है, लेकिन एक आध जनता भी शताब्दी सोचिए में ना, पैदा उन्होंने होते क्या हैं ऐसे चुना है। सनकी। तो हमारे यहाँ भी तुगलक का नाम आपने सुना हुआ होगा। तो ऐसे अथॉरिटीज पैदा होते हैं और ये इतिहास में आते हैं और ये उथल पुथल करते हैं। बट एक अच्छी बात है, कभी मिड टर्म पोल है इस साल, उसमें इनकी स्थिति खुलेगी क्या। बेसिकली जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे कि एक आम अमेरिकन से पूछे तो कहेगा भाई ठीक है, अर्थव्यवस्था पैसा कौड़ी के हिसाब से ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन कैन यूएसए अफोर्ड टू बी एनिमी ऑफ 50 to 75 कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड? ऐसा संभव है कि पूरी दुनिया में जहां आइए आप सबके शत्रु बन के खड़े रहिए? ये किस पॉलिसी का हिस्सा है, किस थॉट प्रोसेस का हिस्सा है? तो उनका सबसे विश्वसनीय नेटो ऑर्गेनाइजेशन था जो अभी इस समय पूरे खतरे के कगार पे खड़ा हुआ है। नेटो से ज्यादा पावरफुल उनके पास और कोई हथियार नहीं था। इकोनॉमी का हाल है, सबसे ज्यादा डर उनको चाइना से है। ये चाइना फोबिया है टोटली। चाइना भी चुपचाप लोमड़ी की तरह से देख रहा है, चुपचाप बैठा हुआ, घाघ जिसको बोलते हैं, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। इंडिया डेफिनेटली शोइंग अ वेरी हाई ऑर्डर ऑफ मैच्योरिटी सिंस लास्ट 6 months। भारत का भी रिस्पांस, थोड़ा थोड़ा पब्लिक में इंटरनल बहस चलती है, भारत क्या कर रहा है, कुछ लोग इसी को मुद्दा बना देते हैं इंटरनल, ये हो गया, वो तो अमेरिका ने ये कह दिया, वो कह दिया। अमेरिका से ज्यादा हमारे लोग रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जहां ट्रंप जैसे लोग बैठे हुए हैं और आपको पूरी जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से डील करना है, वहां भारत का जो एक रिस्पॉन्सिव अप्रोच है, जहां साइलेंट रहना है साइलेंट रहना है, जहां रिएक्शन करना है रिएक्शन करता भाग, 90 तुले शब्दों में जवाब देता है, कोई शत्रुता की बात भी नहीं करता, कोई उनसे नाराजगी की बात भी नहीं करता, खंडन करना है धीरे से कह देता है कि हमको इसका ज्ञान नहीं है। ट्रंप कहते रहे हमने 5 बार बोला कि हमको पता नहीं है। भारत ये नहीं कहता नहीं कहता नहीं हमको नहीं पता है। तो कहने का अर्थ है कि हमारा अप्रोच बिल्कुल सही चल रहा है और ट्रंप इज गोइंग टू मीट हिज डूम्सडे इटसेल्फ। चलिए, तो ट्रंप का उसी के डूम्सडे तरफ आएगा, जा। कहीं वो दुनिया के लिए डूम्सडे ना ले आए। सर भाई, एक शख्स है जिसे अब सर ने कहा अमेरिका की ऐठन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैम कह रही है कि भाई वो शख्स जो है वो एक अलग ही जोन में, अलग ही बेतुकेपन में सवार है, उसके ऊपर एक जुनून। सर कह रहे हैं उसका डूम्सडे नजदीक आएगा। लेकिन जो शख्स इस कदर एक स्प्री पर है, उसका कुछ नहीं पता ना सर, कब वो, अभी तक तो सिर्फ टैरिफ वॉर कर रहा है, कब वो एक्चुअल वॉर में भी कूद जाए। देखिए, बात You तो आप can't deny बिल्कुल that. सही कह रहे हैं। पहले अमेरिका एक प्रिंसिपल को फॉलो करता था दिखाने के लिए, ये नहीं कि असली में करता था, दिखाने के लिए। स्ट्रेटेजिक अल्ट्रुइज्म कहते हैं, यानी कि वो अब सेल्फलेस है, वो इंटरनेशनल प्रोटेक्टर है, अंतरराष्ट्रीय रक्षक है। तो कहीं ना कहीं जब से ट्रंप आए हैं ये दिखावा हट गया है। ये नहीं है कि उन्होंने वहां पे रजीम चेंज नहीं किया। आपको याद होगा ईरान में 1953 में भी किया था, और कई जगह, चाहे वो अफगानिस्तान, इराक हो या फिर चिली हो, तो कई जगह पे उन्होंने रजीम चेंज अमेरिका ने पहले भी किए हैं। अभी लास्ट तो लिबिया में किया था 2011 के अंदर। तो ये नहीं है कि ट्रंप के आने से पहले रजीम चेंज नहीं होते थे, लेकिन ट्रंप के आने के बाद एक महत्वपूर्ण चीज हुई है। ये बन के आए थे शांति का दूत, पर एक्चुअली बन गए अशांति के भूत। तो कहीं ना कहीं ट्रंप जब आए, इनकी जो आर्थिक नीतियां थी, खासकर वो आर्थिक नीतियां जिनसे कॉमन आदमी को फर्क पड़ा,
जैसे वो टैरिफ था या वो बिग फैट ब्यूटीफुल बिल था या जहां हेल्थ की पॉलिसीज या जो खाने के लिए जो देते थे सब्सिडीज, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई, तो उसकी वजह से कॉमन आदमी को लगा, और जब कॉमन आदमी को लगा तो उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग गिरी 50% से 36 से 38%। अब आ रहे हैं मिड टर्म पोल। क्या आ रहे हैं? मिड टर्म पोल नवंबर के अंदर। उनको लग रहा है कि मुझे एक ऐसी माशो इमेज दिखानी है जिसकी वजह से मेरी पॉपुलैरिटी वापस बेहतर हो जाए, और इसी वजह से वेनेजुएला का हुआ, इसी वजह से वो ग्रीनलैंड की बात करते हैं, इसी वजह से ईरान के अंदर हमला जो हो सकता है कुछ ही दिनों के अंदर, क्योंकि वहां पे फोर्सेस रीडिप्लॉय कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैम एक बात कर रहे थे, पेनाज जी एक बात कर रहे थे कि क्या युद्ध होते रहेंगे जब तक ट्रंप हैं, और उनको अगर अभी मिड टर्म पोल्स जीतना है और माशो इमेज को क्रिएट करना है तो ऐसी बातें चलती रहेंगी। ईरान पे हमला होगा और कुछ ही दिनों में होगा। वो अभी रीडिप्लॉय और रीएनफोर्स कर रहे हैं कुछ उन जगहों को जहां पे वो कतर, सऊदी अरेबिया और साथ में ओमान से जो उनके मेजर बेसिस तो कतर का ही था, यूएस सेंट्रल कमांड का, वो वाला बेस अब इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। तो अब B-2 बॉम्बर्स को डिगो गार्शिया में डिप्लॉय कर दिया है, और साथ में अपनी रीडिप्लॉयमेंट कर रहे हैं 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की मिडिल ईस्ट के अंदर, दूसरी साउथ चाइना सी से आ रही है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे जिससे अस्थिरता बढ़ेगी। पर यह कहना कि वो ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई कर लेंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसका विरोध उनकी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से आएगा। और जैसे मैम कह रहे थे, 2 गए थे वहां पे रिपब्लिकन सेनेटर्स, उन्होंने क्लियरली बोला था कि हम यहां पे युद्ध करके ग्रीनलैंड को नहीं लेंगे। लेकिन अब जो फोर्सेस डिप्लॉय की हैं डेनमार्क ने, और कहा है साथ में एक आखिरी चीज में, डेनमार्क ने साथ में कहा है कि ये परमानेंटली रहेंगी वहां पे, और साथ में एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आई है, वो ये है कि यूनिटी दिखाई है यूरोप ने और नाटो की दूसरी कंट्रीज ने। चाहे फोर्सेस इतनी कम है, चाहे अमेरिका की फोर्सेस इतनी बड़ी है कि वो नहीं केटर कर सकते, यूरोप नहीं केटर कर सकता उनके लिए, चाहे वो एयर पावर है, चाहे वो उनकी नेवी है या सबमरीन्स हैं या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तो चाहे वो नहीं लड़ सकते अमेरिका के साथ, पर उन्होंने शो ऑफ यूनिटी ये कर दी है कि हम टेरिटोरियल सॉवरेनिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चलिए, लेकिन ट्रंप जो है, सबने ट्रंप के खिलाफ एक तरह से मोर्चा जो है खोल दिया है, यूनिटी भी दिखा रहे हैं, लेकिन ट्रंप जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। उनके ऊपर वॉर का जुनून जो है एक तरह से कहें कि सवार ही रहता है। वो बस मौका ढूंढते हैं कहां किस तरह से वॉर पिक की जाए, और बयान तो उनके आप जानते ही हैं। अमिताभ जी, एक सेइंग थी कि अमेरिका से दुश्मनी से ज्यादा दोस्ती खतरनाक होती है, और वो अब बिल्कुल सामने दिख रहा है। नाटो हो, यूरोपियन यूनियन हो, और बेचारा पाकिस्तान भी जिसे फंसा के रख दिया है। हालांकि बेचारा नहीं है पाकिस्तान, अपनी हरकतों की वजह से ऐसा है, लेकिन उसे भी फंसा दिया। इस्लाम के नाम पे मुल्क बना था, ईरान के खिलाफ अब इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका से दोस्ती हमेशा अच्छी नहीं रही। कितने भी देश देख लीजिए, चाहे वो लीबिया हो, सीरिया हो, अब यूरोप है, पहले सऊदी अरेबिया था, भारत है, सबका उन्होंने धोखा दिया है। एंटी अमेरिकनिज्म जो पूरे तीसरे विश्व देशों में था, थर्ड वर्ल्ड में, वो सिर्फ इस बात को लेकर ही था कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी। इसके पहले भी बाइडेन साहब के समय एक डिप्टी NSA आए थे, उन्होंने सीधा कहा कि अगर भारत और चीन की जंग होती है तो भारत का साथ कौन देगा, इसके लिए उनको खुलकर सामने आना पड़ेगा अमेरिका के साथ। तो ऐसे छोटे छोटे लोग भी थ्रेटन करके हमें जाते रहे, हालांकि हमने उनका नहीं कहा। शायद ट्रंप को पहले टर्म में यह पता नहीं था कि चाइना और इंडिया का बॉर्डर मिलता है। उन्होंने कहा कि ओ अच्छा ये भी है। तो भौगोलिक स्थिति से भी ट्रंप पूरी तरह से अछूते हैं। लेकिन अमेरिका जो इस समय आगे बढ़ रहा है, उसको देख के यही लग रहा है कि अगर ये इसी तरह अगले 3 साल और जो टर्म बचा है इनका, एग्जैक्टली 3 साल, उसमें अगर यही करते रहे तो इनकी जो प्रेडिक्टेबिलिटी थी एज अ रिलायबल पार्टनर, एज अ रिलायबल ट्रेड पार्टनर, एज अ रिलायबल स्ट्रैटेजिक पार्टनर, वो खत्म हो जाएगी। कब इनसे कोई सामान ले और कल को बोले कि हम इसकी सर्विसिंग नहीं कराएं आपसे, जो आयुध हम खरीदेंगे। तो अमेरिका पहले से भी ऐसा था, सिर्फ अमेरिका यूरोप के साथ अच्छा था, अच्छा रहा था, यूरोप भी अमेरिका के साथ बहुत अच्छे थे। अब वो भी दरार दिखने लगा है। आने वाले समय में हम ये भी देखेंगे कि पूरा यूरोप
अनप्रेडिक्टेबिलिटी के कारण से ही पूरी तरह से अपने आप को रीआर्म करने लगेगा। ठीक है। तो अपने अब जो मर्ज साहब ने किया है वो बहुत अच्छा किया, चाहे जर्मनी ने किया है, उन्होंने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। और डिफेंस बजट बढ़ाएंगे तो जो यूरोप के अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स अभी भी यूरोप में है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो सारे सामने आने लगेंगे। तुर्की जैसा देश पूरी तरह से चौकन्ना हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। पूरे विश्व में इस समय एक अशांति का माहौल है, चाहे वो ट्रेड हो चाहे वो सिक्योरिटी हो। अमेरिका उसके लिए जिम्मेवार माना जाएगा। तो यानी कि दुनिया में अगर युद्ध जैसी स्थिति या तनाव जैसी स्थिति कहीं भी उत्पन्न होती थी यूरोप और नाटो को छोड़ के, तो उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार होता था, क्योंकि अमेरिका का काम ही था हथियार बेचो, लड़ाई करवाओ, अपना फायदा देखो। लेकिन अब इसने अपने दोस्तों को भी नहीं बख्शा है। लेकिन यहां पर प्रोफेसर सिद्दीकी, अगर आप, जो सर ने कहा कि भाई कहावत है कि भाई आप कम से कम 3-4 घर तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन ट्रंप जो कर रहे हैं, क्या अमेरिका इसको सस्टेन कर सकता है कि भाई आप पूरी दुनिया से युद्ध के लिए निकल पड़े हैं? और क्या आपको लगता है कि अब एक तरह से दोबारा से हथियार जमा करने की, हथियार बजट बढ़ाने की एक होड़ सी पूरी दुनिया में लग जाएगी? क्योंकि अभी तक था अमेरिका रक्षा कर रहा था नाटो देशों की, यूरोपियन यूनियन भी बाय एंड लार्ज साथी थे। बिल्कुल पहनाज, देखो आपने बहुत ही एक, जिसे कहते हैं ना कि बहुत डीप बात कर दी है कि ट्रंप की अगर हम मानसिकता को समझें, ट्रंप की अगर हम स्ट्रैटेजी समझें, देखिए क्या होगा अल्टीमेटली वी कैन नॉट से, बट मेरे को ये समझ में आता है जियोपॉलिटिक्स को देख के, ट्रंप की हरकतों को देख के, कि वो केवल और केवल एक दिखावा करता है। अभी तक, आज से पहले जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स थे, वो ये कहते थे कि हम तुम्हारी रक्षा के लिए ये कर रहे हैं, चाहे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात हुई, इराक की हुई, गद्दाफी में, लीबिया में गद्दाफी की बात हुई, जो भी हुई वो उनको एक प्रोटेक्शनिज्म करके काम करते थे। लेकिन अब ट्रंप ने तो अपना पूरा मुखौटा उतार दिया है कि भाई देखो जी, मैं तो केवल और केवल अमेरिका के लिए कर रहा हूं। लेकिन इसमें भी जो डीप परत ये है जो पहनाज आपने बोली है कि इससे सीधा सीधा फायदा किसको होगा, क्योंकि जो ट्रंप टावर्स हैं, जो ट्रंप अपना बिजनेसमैन है, वो इतनी ज्यादा तो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बनाते हैं। अमेरिका का सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट है पूरे वर्ल्ड में, वो पेट्रोलियम और आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का है। तो अगर पूरा वर्ल्ड ऐसे एक इनसिक्योर मामले से जाएगा, क्योंकि देखिए जितना ट्रंप की हिम्मत है, आज तक वेनेजुएला पे उसने किया, ये छोटे छोटे देश हैं, बांग्लादेश में अगर हम कहें ट्रूआंसी करने के लिए, वहां पे बहरीन, अरब स्प्रिंग्स की बात करें, गद्दाफी की बात करें, ये सब छोटे छोटे देश हैं। ईरान पे तो पिछले 15 दिनों से बोल रहा है बम मार दूंगा, बम मार दूंगा, बम मार दूंगा। तो भाई मारना बम, हु इज स्टॉपिंग यू टू डू दैट? बिकॉज वो एक दिखावा है, एक वो है, वो जानता है भैया, इजराइल ही कह रहा है, नेतन्याहू उसको कह रहे हैं कि भैया मत मारना, क्योंकि क्या पता है, इजराइल को अच्छी तरह पता है कि वहां अगर मारे तो शिया सुन्नी छोड़ के सारी अरब कंट्रीज, सारी मुस्लिम कंट्रीज एक हो जाएंगी। ये पाकिस्तान जैसे छोटे मोटे देश छोड़ के, जिनको खुद ही नहीं पता कि लॉयल्टी किसके साथ करनी है, तो उनको छोड़ के शायद बाकी पूरे के पूरे मुस्लिम वर्ल्ड एक साथ हो जाएंगे। और सबसे पहला अटैक किस पे आएगा? अमेरिका तो भैया दूर है, सबसे पहला अटैक आएगा इजराइल पे। तो इजराइल को क्लियरली समझ आ रहा है कि भैया तेरी बेवकूफी के चक्कर में मारा जाऊंगा मैं, गेहूं के साथ घुन पिसता है वाली जो कहावत है। तो नेतन्याहू तो समझ गए कि ट्रंप तेरी ऐंठ, तेरी अकड़, तेरी बेवकूफी में तू तो है गेहूं, भैया मेरे को घुन की तरह क्यों पिसवा रहा है? तो विच इज वाई ही इज क्लियरली सेइंग, वो हो गया, कतार हो गया। कुछ सवाल भी हमारे पास जी, एक एक करके फटाफट से आप सवाल सर से मेरा सवाल ये है कि जब ओबामा के राष्ट्रपति थे तब तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा था, जैसे ही भारत टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ रहा है वैसे इन्होंने टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया है। और अभी क्या हुआ है कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि कौआ चला हंस की चाल। तो ये क्या है कि ऐसा ना हो कहीं कि अमेरिका में जाके गड्ढे में डुबा दें ये लोग, और क्योंकि अभी पहले तो भारत पर टैरिफ किया इन्होंने, उसके बाद अब यूरोप से इन्होंने ले लिया, यानी कि अमेरिका गड्ढे में न डूब जाए। चलिए जी, पूछिए। मैं बहल साहब से पूछना चाहता हूँ। जैन सर, ट्रंप का जो रवैया है यूरोप के साथ, वो ऐसा नहीं लग रहा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें ले डूबेंगे? दूसरा, वो इसके साथ साथ जो है ब्रिक्स को भी मजबूत कर रहे हैं। और जहां तक नाटो वालों की बात है, यूक्रेन के मामले में उनको देख लिया, लोग बोल रहे हैं नाटो वालों पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन नाटो वालों पे नहीं। ठीक है, ठीक है, गुड। चलिए अभी 2-3 सवाल इकट्ठे ले लेते हैं फिर जी। सर, मेरा प्रश्न है कि अमेरिका अगर ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेता है तो इसका भारत के विदेश नीति, व्यापार और सुरक्षा पे कोई असर पड़ेगा? क्या प्रभाव ठीक पड़ेगा? है, उनको दे दीजिए क्वेश्चन के लिए जी। सर, मेरा ये सवाल है कि ट्रंप की इस टैरिफ नीति के कारण वैश्विक मुक्त व्यापार संस्था कमजोर हो रही है या फिर सही है? ठीक है, पीछे दे दीजिए। सर, मेरा एक सवाल है कि सर जैसे जैसे ट्रंप टैरिफ बढ़ाता जा रहा है और देशों के ऊपर, तो क्या सर इसमें भारत और चीन के बीच में रिश्ते और सुधरेंगे, क्या वो साथ आएंगे? सवाल दे दीजिए।
सर मेरा सवाल है, जैसे अमेरिका पावरफुल है तो दूसरी कंट्रियों से किसी को भी उठा लाता है, लादिन को भी लाता है, तो भारत कब करेगा मुनीर को लाने की, और विस्तारवादी नीतियां कब इस्तेमाल करेगा? चलिए ठीक है, तो दुबे साहब आप तो ये जो भारत पाकिस्तान वाला सवाल है उसका जवाब दे दीजिएगा। बहल साहब छोटे छोटे उसमें सभी से, क्योंकि और सवाल भी चाहते हैं बच्चे पूछना, पहले आप। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो टैरिफ की बात आती है, तो टैरिफ जब लगाता है कोई भी देश, तो वो इंपोर्टर पे टैरिफ लगता है, ना कि एक्सपोर्टर पे टैरिफ लगता है। इससे उनके देश के अंदर वो चीजें महंगी हो जाती है। अगर रॉ मटेरियल है तो फिनिश गुड भी महंगा हो जाता है। ये चीज अब समझ आ रही है ज्यादातर लोग जो अमेरिका के अंदर है, इसी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग भी गिर रही है। दूसरी चीज आती है कि क्यों ना हम जाके हाफिज सईद को उठा लाएं। मैं तो कहता हूं कल क्यों, आज ही उठा लाएंगे, वो एड्रेस तो भेज दे। और साथ में अगर 10 मिलियन डॉलर का उसके ऊपर अवार्ड है, तो जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के ऊपर तो कोई अवार्ड भी नहीं था, अगर उसको उठा के ला सकते थे, तो हम लीगली भी राइटर हो तो आतंकवाद के हेड हैं, उनको तो उठा के लाने की हमारे पास पूरी लीगल गारंटी है। और अमेरिका जो है एक ना एक दिन धीरे धीरे डिक्लाइन होता जाएगा, क्योंकि वो ओवर एक्सटेंड होता जा रहा है। वो बीच में जो एक मेरे से क्वेश्चन पर्सनली पूछा, सर मेरा आप सबसे क्वेश्चन ये है कि जो एक्टिविटीज अभी अमेरिका कर रहा है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप है तो प्रेसिडेंट अमेरिका का ही ना, तो उनका पोजीशन जो यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें उनके पोजीशन का क्या रोल रहेगा, और इन सारी एक्टिविटीज के बाद क्या डोनाल्ड का मैकडोनाल्ड बर्गर बन जाएगा कि नहीं? सर पहले ट्रम्प की स्थिति पे एक शेयर के, हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम, बदनाम भी होंगे तो क्या नाम ना होगा। सर मेरा सवाल यह है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से विदेशों पे धौंस जमा रहा है और धमका रहा है उनको, क्या आपको नहीं लगता है कि ट्रम्प की नीति, उनकी नीयत और उनका नेतृत्व विश्व शांति को भंग करने का काम कर रही है? जय हिंद सर। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसा कि ट्रम्प कभी भी वेनेजुएला पे एक्शन ले रहे हैं तो कभी ईरान को धमका रहे हैं, तो क्या एक सुपर पावर को ये अच्छा लगता है किसी को डर पैदा करे? क्या आने वाली समय में क्या ताकत ही सब कुछ होगी? सर एक बनारसी कहावत है, चलिए बनारसी कहावत है तो सुन ही लेते हैं। बलम कलकत्ता चले। क्या 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 दोबारा कहें? एक बनारसी कहावत है, लागल लागल झुलनिया में धाका बलम कलकत्ता चले। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ सर, कि मैं देखा कि सर कल सुबह मैं करंट अफेयर जब क्लास ले रहा था, तो मुझे पता चला कि ये ट्रम्प साहब इतने बेशरम आदमी हैं कि मारिया कोरोना मचाडो का ये ले लिए, उनका अवार्ड ही ले लिए भाई साहब। तो और उनको बोल दिया कि हम आपको बदले में राष्ट्रपति बना देंगे। तो क्या उनकी ये योजना सफल हो पाएगी? अच्छा चलिए जी पहले तो वो मुनीर के बारे में आपने सवाल किया था, तो बस अब सवाल आपको पता है कि पाकिस्तान में जो भारत के जितने वांटेड टेररिस्ट हैं और जितने प्रोस्क्राइब्ड इवेंट टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके सरबराह सब हमारे वांटेड लिस्ट में हैं, हमारे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं। और उसका भारत वह के जैसे ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उसी तरह से उनका वांटेड कैटेगरी भी जारी है, वो कहीं डाइल्यूट नहीं हुआ है। दूसरी बात, फील्ड मार्शल मुनीर का पाकिस्तान के बर्बादी के लिए पाकिस्तान में रहना बहुत जरूरी है, उनको भारत लाने की कोई इतनी जरूरत नहीं है, मेरी सोच है। ही इज मोर रिक्वायर्ड इन पाकिस्तान, और वो उनको वहीं रहने दीजिए। मुबारक हो पाकिस्तान को, फील्ड मार्शल मुनीर, इमरान और ये जो शहबाज शरीफ, ये जितनी चोरों की एक मंडली है वो वहीं रहे तो बहुत अच्छा है, हमें उनको नहीं जरूरत चाहिए। चलिए, वो पाकिस्तान को अपने आप ही खत्म कर देंगे, ऐसे फील्ड मार्शल का होना भी बहुत जरूरी है जो युद्ध के वक्त बंकर में छुप जाए, थोड़ा आसानी रहती है। तो आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई ट्रंप अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, नजर तो बनाए रखनी है, क्योंकि क्या करें, राष्ट्रपति तो वो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क, हालांकि वो अपनी पहचान खो रहा है, उसी के हैं, तो नजर बनी रहेगी, उसका हम पर क्या असर रहेगा लगातार हम आपको बताते भी रहेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही।